So I think I'll begin with this very clear disclaimer. I'm not a native speaker of Punjabi, but I have lived in Delhi and I have a lot of Punjabi friends. So मैंने उन लोगों के साथ में थोड़ी Punjabi सीख लिए. So if you talk to me in Punjabi, perhaps I'll understand and I'll be able to give out a few sentences. But today's talk actually comes primarily from my experience of teaching English to students at various levels, and I hope these techniques of language learning, when we take a language as our second language, would help you, and in fact they helped me revise whatever I had done in last few years. So if English is an issue, you may please tell me right now. I can speak Hindi well. I can insert a couple of Punjabi words and sentences in between. So anyone who's not comfortable with English, please let me know. I think that would be a good approach. Like if you use like the mixed kind of approach, use all the three languages. I don't know whether I'm Hindi and मैम आवाज नहीं आ रही. Ma'am, please unmute yourself. Am I audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं ऑफिस से बाहर आ गई हूँ एंड मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पर ही बैठी रहूँ. सो ट्रैफिक की साउंड होगी तो प्लीज कैन वी हैव द स्लाइड्स. हम लोग सेकंड स्लाइड से शुरू करेंगे. सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है लैंग्वेज लर्निंग के बारे में. सो लेकर दो अप्रोचेस होती हैं, एक जनरलाइजेशन की और एक थी लैंग्वेज लर्निंग की. आई एम प्रीटी श्योर कि आप इतने सारे लैंग्वेज तो आप लोगों ने ऑलरेडी बारे में सुना होगा. स्टिल थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट करने के फिनोमेनन. माने अगर आप इंसान हैं तो आप लैंग्वेज सीख जाएंगे. हो सकता है कि आपके आसपास में आपने अपने जीवन वो देखा हो, शायद बाकी मेंटल फंक्शंस अच्छे से ना कर पाए, शायद उनको मैथ अच्छे से ना आता हो, या उनको ये ना मालूम हो कि किससे क्या बात करनी है, लेकिन बात आती है. जो लोग बोल भी नहीं सकते वो भी अच्छे से बात कर लेते हैं और अपनी बात को एक्सप्रेस कर देते हैं. तो साइंटिस्ट बोलते हैं, साइंटिस्ट का मानना है कि लैंग्वेज इज अ स्पीशीज स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि ये इंसानों तक ही लिमिटेड एक ऐसा फंक्शन है जो लैंग्वेज है. अब कम्युनिकेशन जो है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना तो सब करते हैं. आपके डॉग्स भी आपसे शायद आपको बता पाते हो कि हमें भूख लगी है तो रोटी डाल दो, या ये कुछ भी ऐसी बात. लेकिन लैंग्वेज जो है वो बहुत कुछ व्याकरण पे, ग्रामर पे डिपेंड करता है. तो इसी को लेकर दो प्रोसेसेस हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे. एक है एक्विजिशन की और एक है लर्निंग की. जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है, दे बिगिन
प्रैक्टिसिंग अराउंड विद लैंग्वेज सीखने की उसको एक बहुत जल्दीबाजी होती है, क्योंकि सरवाइव करने के लिए कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। बच्चा जो है वो शुरुआत में अपना कम्युनिकेशन कर पाता है रोकर, आवाजें निकाल कर, और फिर समय के साथ साथ में बच्चे जो है लैंग्वेज के साथ खेलते हैं, बाबा बाबा मामा मामा बैबलिंग करते हैं, क्विंग करते हैं। और इससे पहले कि बच्चे 1 साल के होते हैं, जनरली बच्चे 1 या 2 शब्दों में अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। वो पहले इशारे से भी बोलेंगे, अगर माँ बच्चे को जबरदस्ती दूध पिला रही है तो बच्चे बहुत जल्दी ना कहना सीख जाते हैं, या जो भी आप काम उनसे करवाना चाहेंगे उसको ना कहना सीख जाएंगे। सो 2 प्रोसेसेस होती हैं, एक होती है एक्विजिशन की और एक होती है लर्निंग की। सो एक्विजिशन जो है ये एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है। जब हम पैदा होते हैं, जब हम अपने घर वालों के बीच में रहते हैं, तो हम लैंग्वेज सीख जाते हैं। अब ये लैंग्वेज सीखने की जो प्रोसेस होती है सबकॉन्शियस होती है। हमें कोई नहीं सिखाता है कि इसको आप मिल्क बोलिए, वो आपके पापा हैं, वो आपके दादा हैं, ऐसे जनरली कोई बच्चे को सिखाता नहीं है। कोई बच्चे को नहीं कहता है कि नहीं ऐसे नहीं करना, कि मैं बाजार जावांगा, मैं या फिर कोई भी ग्रामर के रूल्स नहीं सिखाए जाते हैं। ये सबकॉन्शियसली बच्चा अपने आप सीख जाता है। तो जो बच्चे के लर्निंग इनपुट है, जो लिंग्विस्टिक इनपुट है, जो उसको सीखना है, वो अपने आसपास से आता है। स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, पूरे सेंटेंसेस में बच्चे से बात नहीं करी जाती है। अब आप सोचिए, जब हम किसी एडल्ट से बात करते हैं तो हम पूरे सेंटेंसेस में बात करते हैं, राइट? जैसे मैं भी आपसे बात कर रही हूँ। लेकिन जब हम एक बच्चे से बात करते हैं तो हमारा इनपुट और हमारा आउटपुट बहुत डिफरेंट होता है। हम बच्चे को कहेंगे, अच्छा तुसी बाजार चलोगे, और समथिंग लाइक बाजार चलिए, जो कि शायद अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। हम अपनी आवाज को बदल देते हैं, बच्चे ने रोटी खानी है, और समथिंग लाइक पानी को लोग मम्मम बोलते हैं, और शायद पूरे सेंटेंसेस नहीं बोलते हैं, शायद नहीं की पोजीशन डिफरेंट हो जाती है। तो ये इतना लिंग्विस्टिक इनपुट डिफरेंट होने के बावजूद भी और बहुत ज्यादा लैंग्वेज ना सुनने, क्योंकि बच्चे के साथ बात करते हुए हमारा जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। हम बच्चे से बात करेंगे कि बच्चे की क्या ज़रूरत है, बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को क्या नहीं करना है। लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड के बारे में जो कॉन्टेक्स्ट एक अडल्ट के लिए होता है, एक क्लासरूम के अंदर होता है, वो शायद एक छोटा बच्चा जब अपने घर में होता है उसके लिए नहीं हो पाता है। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि 2 से 3 साल की उम्र तक ज्यादातर बच्चे लैंग्वेज अच्छी खासी बोलना सीख जाते हैं। अब आप लोग स्कूल्स में टीचर्स हैं, आप अगर क्लास 1 को पढ़ा रहे हैं, इवन आप अगर क्लास केजी को पढ़ा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, क्या जब स्टूडेंट्स आपकी क्लासेस में आते हैं, क्या वो ऑलरेडी पंजाबी या हिंदी या जो भी उनकी मदर टंग है वो बोलना जानते हैं? यस और नो? एनीवन? आप में से कोई भी एक अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? पंकज जी, मेरी आवाज आ एक्चुअली रही है? मैडम बात ये है, जो हाँ जी हमारे स्कूल हैं वो 6th क्लास से जी। शुरू होते हैं, तो नर्सरी केजी तो हम बच्चों से मिल ही नहीं पाते। अच्छा अच्छा, लेकिन ये तो जनरल नॉलेज की बात है। जब बच्चे नर्सरी केजी फर्स्ट क्लास में आते नहीं, हैं तो वो ऑलरेडी आपने बोलते पूछा ना हैं। अभी आपकी क्लास में जब बच्चे अच्छा आते अच्छा, हैं, इसलिए हाँ जी बोला। हाँ जी हाँ अदरवाइज जी तो हम ये जानते ही हैं मैडम, जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो हाँ बोलना जी, सीख चुका होता है उस समय तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन होती है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश्ड तरीका है कि ह्यूमंस लैंग्वेज लर्न कर जाते हैं। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? अब इसके ऑपोजिशन में हमारे पास प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग है। लर्निंग, जो लैंग्वेज लर्निंग की प्रोसेस है, ये कॉन्शियस प्रोसेस है। ये बच्चे जब क्लासरूम्स में जाते हैं, ये बैठते हैं, सीखते हैं, और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्कूल में बच्चों को लैंग्वेज सिखाई जाती है। अगर एक्विजिशन में हम देखें तो लैंग्वेज ज्यादातर सीखी जाती है स्पोकन फॉर्म में। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, अगर वो स्कूल नहीं गए हैं तो वो सारी उम्र सिर्फ बोलकर लैंग्वेज, जो स्पोकन लैंग्वेज है, उसी से काम चला लेते हैं। लेकिन रिटन फॉर्म शायद ना भी सीख पाए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी को राइटिंग में लैंग्वेज नहीं आती है तो उनको लैंग्वेज आती ना हो।
इनफैक्ट ये वर्कशॉप देने से पहले मुझे पंकज जी ने पूछा कि आपको पंजाबी लिखनी आती है? ऐसे बिल्कुल बिल्कुल नहीं आती है, बट आई टोल्ड हिम कि थोड़ी बहुत मैं समझ लेती हूँ, मैं बोल लेती हूँ, सो आई थिंक दैट वुड क्वालिफाई मी फॉर गिविंग दिस टॉक। सो लैंग्वेज एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बहुत ध्यान हमारा उनकी रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज लर्निंग पर होता है, और जो भी मेथड्स और टेक्निक्स हम लोग अपने क्लासरूम्स में यूज करते हैं उसका फाइनल एक जो गोल होता है वो यही होता है कि बच्चे लैंग्वेज को उतने अच्छे तरीके से सीख लें जैसे कि एक नेटिव स्पीकर ऑफ अ लैंग्वेज जानता है। तो अगर हम इंग्लिश सीखने की बात करते हैं तो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश वो होगा जो अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोल ले। Now, I being a non-Punjabi speaker of Punjabi, I would be best speaker अगर मैं आप लोगों की तरह या पंजाब के रहने वाले पिंड के रहने वाले लोगों की तरह मैं बहुत चंगी पंजाबी बोल पाऊँ। तो ये जो भी मेथड्स और टेक्निक आर्टिफिशियली आप कह लीजिए, स्ट्रक्चरली कहिए, एकेडमिकली कहिए, इन सब का यही फोकस होता है कि हम नेटिव लाइक कॉम्पिटेंस माने आप लैंग्वेज को जज कर पा रहे हैं, आप लैंग्वेज को पहचान पा रहे हैं कि हाँ भाई ये ग्रामेटिकल है और ये ग्रामेटिकल नहीं है। अब अगर आप पंजाबी जानते हैं, आपको शायद ना मालूम हो कि संज्ञा क्या होती है या सर्वनाम क्या होता है या ऑनोरिफिक्स क्या होते हैं, लेकिन आप समझ जाएंगे कि अगर क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट खड़ा होकर टीचर को कहता है कि मैम तू ढंग से नहीं पढ़ा रही है, तो टीचर को मालूम होगा कि ये गलत तरीके से बोला है। तो टीचर शायद अगर समझ पाएगा कि बच्चा पंजाबी ठीक से नहीं जानता है तो वो बता देंगे कि नहीं बच्चे, ये आपने जो लैंग्वेज बोली है ये गलत बोली, ये तू नहीं बोलते तुसी बोलते हैं पंजाबी में, तुसी इज ऑनोरिफिक फॉर्म। तो जरूरी नहीं कि हमको मालूम हो कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, लेकिन हमको ये अंदर से मालूम होता है कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। तो दैट इज द काइंड ऑफ innate grammar that humans have about their own native language। और ये कॉम्पिटेंस होती है। कॉम्पिटेंस माने आपको नॉलेज की ग्रामर के बारे में इंटरनली अंदर से क्या पता है। हो सकता है बोलते हुए कभी तुसी की जगह तू निकल जाए, या मेरे जैसे लोग जो जिनकी शायद उतनी अच्छी कॉम्पिटेंस नहीं भी है, तुसी की जगह अस्सी भी निकल जाता है कभी कभी। तो वो गलतियां हो सकती हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस एरर है। कॉम्पिटेंस माने हम कॉम्पिटेंट है, हमें अपनी लैंग्वेज अच्छे से आती है। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो जब हम लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं और उसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन के कंपैरिजन में देखते हैं, तो एक्विजिशन जो होती है वो ज्यादा प्रैक्टिकल यूज के लिए होती है। आप एक ह्यूमन बीइंग है, आप धरती पे आपका जन्म हुआ है और आपके आसपास में ये लंबे चौड़े ह्यूमन बीइंग्स हैं। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ यंग चाइल्ड। और जब वो बच्चा धरती पे आता है, दुनिया में आता है, तो वो देखता है कि मुझे अपनी बात समझानी है। सो अगर आप बहुत क्लोजली नोटिस करेंगे तो एक्विजिशन प्रोसेस में बच्चा बहुत बेविल्डर्ड रहता है, उसको बहुत जल्दी रहती है, उसको बहुत झुंझलाहट रहती है कि वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाए। तो बच्चे के लिए लैंग्वेज एक्वायर करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, और वो प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज उसको आ जाती है ताकि वो अपनी ज़रूरतों के बारे में, वो अपनी ओपिनियंस के बारे में और अपने एनवायरनमेंट के बारे में लोगों को बातें एक्सप्रेस कर पाए। लेकिन जब हम क्लासरूम में लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ में थोड़ा थियोरेटिकल नॉलेज का भी रोल रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो ये एजुकेशनल सेटअप है, हम क्लासरूम के अंदर बात कर रहे हैं, तो क्लासरूम के अंदर जब हम लैंग्वेज लर्न करते हैं इन कंपैरिजन विद लर्निंग लैंग्वेज, जब हम अपने घर के अंदर की बात कर रहे हैं, छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, तो एक आर्टिफिशियलिटी तो आ ही जाती है, राइट? बच्चा ऐसा नहीं है कि उसको अपनी पहले से कोई लैंग्वेज ना आती हो, फॉर वन। टू, ऐसा भी नहीं है कि जो लैंग्वेज बच्चे सीख रहे हैं वो एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट में है। हो सकता है कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए हिंदी यूपी से गया है, मैं आजकल यूपी में रहती हूँ, तो यूपी में हो सकता है बच्चे को पंजाबी उतनी अच्छी नहीं आती हो, लेकिन वो मान लीजिए तो उसको हिंदी से वो काम चला पा रहा है, लेकिन को अपनी पढ़ रही है क्योंकि उसने एक सब्जेक्ट पंजाबी का ले लिया है। तो ऐसे केस में देयर इज अ सर्टेन आर्टिफिशियलिटी टू द लैंग्वेज, देयर इज यूसेज ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज एज वेल। तो अगर आप कभी किसी नॉन नेटिव स्पीकर ऑफ पंजाबी से बात करेंगे
तो आप देखेंगे कि उनकी लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज से डिफरेंट होगी। इनफैक्ट अब यहाँ पर भी मैं भी जब पंजाबी ट्राई कर रही हूँ तो आप में से काफी लोगों को लग रहा होगा कि मेरी पंजाबी आपसे काफी डिफरेंट है। सो ये जो डिफरेंस है ये इनफॉर्मल वर्सेस फॉर्मल यूसेज का भी आ जाता है। जब हम क्लासरूम में जो लैंग्वेज सीखते और सिखाते हैं वहां पर एक मोर फॉर्मल रजिस्टर ऑफ लैंग्वेज यूज किया जाता है, कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, ज्यादा थ्योरी की बात हो जाती है, और जो बातें आप अपने घर में कर सकते हैं वो शायद आप क्लासरूम में उतना ओपनली नहीं भी कर सकते हैं। then there is this teaching of language using grammar। तो मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में आपसे बात करी थी कि लैंग्वेज इज प्राइमरीली लर्निंग ऑफ ग्रामर। तो देखिए अब काफी लोगों का मानना है कि लैंग्वेज सबकी होती है। अगर आप अपने पेट्स को बहुत प्यार करते हैं तो काफी लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस के पास लैंग्वेज है, पेट्स भी अपनी बात बता देते हैं। मेरी बिल्ली ने लास्ट टाइम मुझे बता दिया था कि उससे गलती से दूध बिखर गया है, या मेरे डॉग ने मुझे बता दिया था कि पापा घर पे नहीं है। लेकिन वो एक तरीका होता है। सो कुत्ते जो है वो भौंककर अपनी बात बता सकते हैं, तोते जो है वो बातें रिपीट कर लेते हैं, हमारी लैंग्वेज को भी रिपीट कर लेते हैं। लेकिन जब कुत्ता भौंकता है तो क्या डॉग के भौंकने में हमको पता चल जाता है कि क्या नाउन है क्या वर्ब है? अगर हम कुत्ते की तरह भौंक कर भी देखें, अगर हम उसकी लैंग्वेज को इमिटेट भी करें, इफ वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद द डॉग, तो हमें नहीं पता होगा कि कौन सा से भौ 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 3 साउंड है, में से कौन से का मतलब है कि तुम मेरे मालिक हो। तो आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, उसका कोई रूल नहीं हो सकता है। तो ये जो लोग लैंग्वेज एनिमल लैंग्वेज पे काम करते हैं उन्होंने काफी रिसर्च के बाद बताया है कि देखिए उनके पास ग्रामर नहीं होती है, लेकिन एक छोटे से छोटा बच्चा भी आपको बता सकता है कि दूधू गिर गया वर्सेस दूधू दे दो, उसमें फर्क है। तो आप लैंग्वेज को ब्रेक कर सकते हैं, या फिर दूधू पी लिया मीन्स ये काम हो चुका है। तो यहाँ पे ग्रामर आ जाती है। सो ये जो ग्रामर की बात लैंग्वेज की आती है, दिस इज व्हाट मेक्स लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेट करके इशारे से बिना शब्दों का इस्तेमाल करें या शब्दों का कम इस्तेमाल करके भी अपनी बात बता सकते हैं। लेकिन ग्रामर से जो है जो कि रूल बेस्ड कॉन्टेक्स्ट होता है लैंग्वेज का, उससे क्या है लैंग्वेज ज्यादा रेगुलर हो जाती है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। आप प्रेजेंट में बात कर सकते हैं, आप जो हो गया है पास्ट में बात कर सकते हैं, और आप फ्यूचर के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो एक्विजिशन में जो ग्रामर को सीखने की बात होती है वो इम्प्लिसिट होती है। बच्चा अपने कॉन्टेक्स्ट को देखता है, अपने कॉन्टेक्स्ट को देखकर बातों को समझने की कोशिश करता है, और वहीं से बच्चा पकड़ जाता है कि अच्छा टॉय वर्सेस टॉयज, मतलब मैंने बोला कि मुझे टॉय दो तो एक खिलौना मिलेगा, और मैंने गलती से अगर बोल दिया मुझे टॉयज दो तो यानी कि मुझे एक से ज्यादा मिलेंगे। सो नेक्स्ट टाइम अगर बच्चे को आइसक्रीम चाहिए तो बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो पहले बोलेंगे आइसक्रीम्स दे दो, दैट मीन्स उसको एक से ज्यादा आइसक्रीम चाहिए। तो इस तरीके के हिट एंड मिस से बच्चे जो है वो ग्रामर को सीख जाते हैं। और ये जो नॉलेज होती है ये सबकॉन्शियसली सीखी जाती है, जरूरत के बेस पर बच्चा अपने आप उसको एनालाइज कर लेता है। जब हम क्लासरूम में लेकिन लैंग्वेज को सिखाते हैं तो यही ग्रामेटिकल नॉलेज हम एक्सप्लिसिटली सिखाते हैं। हम ग्रामर की क्लासेस में सर्वनाम, संज्ञा, शायद टेंस के बारे में, हम इंग्लिश क्लासेस में तो टेंस पे बहुत फोकस रहता है, प्रेजेंट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट टेंस, ये सब चीज़ों को हम बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से सिखाते हैं ताकि हम एक दिन में एक चीज़ पर अच्छे से ज़्यादा ध्यान दे पाए। और वो रूल्स जो कि एक नेटिव स्पीकर आराम से शायद बिना ध्यान दिए भी सीख जाता है, वो हम थियोरेटिकल क्लासेस में जब बच्चे 6ठी क्लास में आ जाते हैं वहां पर हम उनको बैठाकर समझाकर उनको उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। And then, of course, I've already spoken about non-standard versus standard language, classroom की language versus घर की language, market की language में एक फर्क होता है। जो language बच्चे क्लासरूम्स में यूज करते हैं वो शायद बाहर उतने अच्छे से ना भी यूज कर पाए। जो लैंग्वेज हम घर में बोलते हैं वो शायद हम अपने क्लासरूम्स में भी ना बोल पाए। और देयर इज दिस क्वेश्चन अबाउट यूसेज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज। सो आई रिमेम्बर, मैं अपने बचपन की एक बात मुझे याद आती है। मैं जब दिल्ली में बड़ी हो रही थी तो मेरे आसपास में बहुत सारे हरियाणवी स्पीकर्स थे, एंड देन हम स्कूल में हिंदी भी सीखते थे। सो एक बार हिंदी की टीचर ने क्लास में
पेपर दिया और उसमें था कि भाई जो आपको लगता है कि करेक्शन करनी है सेंटेंसेस में, तो देयर वाज दिस वन सेंटेंस, वो लोटा हुआ है। तो उसमें ऑफ कोर्स गलत शब्द था लोटा। लेकिन हरियाणवी स्पीकर्स का कहना था कि नहीं, ये तो हमारी लैंग्वेज है। सो उनको बुरा लगा कि शायद हमारी लैंग्वेज इज नॉट स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ऐसे ही पंजाबी में भी, जितना मेरी समझ है, जितना मैंने आसपास में लोगों से सीखा है, बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं। आई थिंक 4-5 डायलेक्ट्स हैं, लेकिन उनमें से जो माझी डायलेक्ट है वो स्टैंडर्ड पंजाबी माना जाता है, जिसको कि लिखने में भी यूज किया जाता है। तो हमको ये चीज भी देखनी है कि अगर हमारी क्लासरूम में स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो समटाइम्स वी हैव टू हेल्प आवर स्टूडेंट्स आउट कि नहीं, ये वाली पंजाबी भी ठीक है लेकिन राइटिंग में इसका एक डिफरेंट फॉर्म यूज होगा। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? ओके। अच्छा, इसके कुछ मेथड्स होते हैं जो कि अगेन ये तो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि सेकंड लैंग्वेज को सिखाया कैसे जाए। जब हम स्कूल में या हम क्लासरूम्स में लैंग्वेज को सिखाते हैं तो काफी सारे मेथड्स ट्रेडिशनली यूज करे गए हैं। सो वन ऑफ द फर्स्ट मेथड, सबसे पहला एक मेथड जो यूज किया गया है ट्रेडिशनली, वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। नाउ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है कि आपके पास दो लैंग्वेजेस हैं, एक लैंग्वेज जो आपको ऑलरेडी आती है, एक लैंग्वेज जो आप सीखना चाहते हैं। एंड आई एम श्योर आपने ऑलरेडी इनमें से सभी मेथड्स इनफैक्ट यूज किए होंगे अपने क्लासरूम में। आज हम बस इनका एक, क्या बताएं इसको, इसका एक विश्लेषण, इसका एक एनालिसिस करेंगे। सो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है कि आपका एम्फेसिस होता है कि जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है उसको आप सीखें, और इसकी प्रिंसिपल टेक्निक होती है ट्रांसलेशन। आपके पास एक टेक्स्ट हिंदी में आया, आपको उसको पंजाबी में लिखना है, या आपके पास टेक्स्ट पंजाबी में आया, आपको इसको हिंदी में लिखना है। आई एम श्योर एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के पास आते होंगे। सो द आइडिया इज कि आप एक लैंग्वेज को देखें और उसको अपनी टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो ये जो मेथड है ये एक्चुअली काफी अच्छा मेथड है। जब आप इस मेथड को अपने क्लासरूम में यूज करते हैं तो consciously and subconsciously there is a lot of focus on rules of grammar पे बहुत ध्यान जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं भी यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम्पल, मे भी पंजाबी का एग्जाम्पल यूज करूंगी। हिंदी में सेंटेंस है, मैं रोटी खा रहा हूँ। इसको पंजाबी में क्या बोलेंगे? एनी पार्टिसिपेंट? मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं रोटी खा रहा हाँ। मैं रोटी खा रहा हूँ। सो अभी जैसे हमने ये दो सेंटेंसेस बोले, सो वी रियलाइज्ड कि देखिए देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। मैं रोटी खा रहा हूँ और मैं रोटी खा रहा हाँ। ये देखते ही बच्चे को समझ में आ जाता है, अच्छा पंजाबी में देयर इज अ स्लाइट वेरिएशन, खा रहा हाँ वर्सेस खा रहा हूँ। तो जो अग्रीमेंट पैटर्न है रहा हाँ वर्सेस रहा हूँ, इसमें एक फर्क आ जाता है। मैंने पंजाबी पे एक पेपर लिखा था कुछ साल पहले। हम लोग ने मार्कर को देख रहे थे। अब हिंदी में क्या है, जॉन ने रोटी खाई, मैंने रोटी खाई और उस तूने रोटी खाई, तीनों के साथ में ने लगता है। लेकिन उसमें हमको समझ में आया कि पंजाबी में तो ने नहीं लगता है। तो मैं रोटी खादी, तू रोटी खादी और उसने रोटी खादी, या फिर जॉन ने रोटी खादी। तो ग्रामर ट्रांसलेशन में ना, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो बहुत क्लोजली हम एक एक शब्द को देख रहे होते हैं कि अच्छा मैंने रोटी खाई वर्सेस मैं रोटी खादी। यहाँ पर देखते ही बच्चे को समझ में आ जाता है कि अच्छा फर्स्ट सेकंड पर्सन मैं और तू के साथ में आप पंजाबी में ने नहीं लगा सकते हो, थर्ड पर्सन के साथ में लग जाएगा। यानी जॉन के साथ में, उसके साथ में, सीता के साथ में, लोका के साथ में, हर जगह पर ने लग जाएगा। मोरोवर जो वर्बल अग्रीमेंट पैटर्न है खाई वर्सेस खादी, और यहाँ पे देखते ही समझ में आएगा रोटी खादी कि केक खादा, राइट? खादा ही होगा, यस और नो? एनीवन? यस मैम। ओके, मुझे लग रहा है आप लोगों से बात करते करते मेरी पंजाबी और थोड़ी बेटर हो जाएगी। सो तो ग्रामर ट्रांसलेशन के ये कुछ फायदे हैं। एंड आजकल जब लैंग्वेज टीचर्स आपस में बात करते हैं और जैसे बात आती है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की, लोग बहुत
अजीब तरह से बिहेव करते हैं, जैसे कि नहीं नहीं नहीं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तो बहुत पुराना है, बहुत आर्काइक है, ये तो ट्रेडिशनली यूज होता था, 50 साल पुरानी टेक्निक है। लेकिन मैं पर्सनली, मुझे लगता है एंड मेनी पीपल एक्चुअली आज भी बोलते हैं, इसीलिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आज तक तो खत्म हो नहीं पाया है। वो सच्चाई ये है कि देखिए, रीडिंग राइटिंग में और रूल्स को समझने में ये मेथड बहुत ज़रूरी है। इवन इफ वी राइट इन इंग्लिश टुडे, अगर आप नॉन नेटिव स्पीकर ऑफ पंजाबी हैं, तो भी हम जब कोई भी भाषा में लिखते हैं तो हमारी फ्लुएंसी इस बात पर डिपेंड करती है कि हम किस लैंग्वेज को कितना जल्दी जल्दी ट्रांसलेट कर पाते हैं, राइट? हम आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश प्राइमरीली बिकॉज आई सॉ लॉट ऑफ, मैंने काफी सारे पार्टिसिपेंट्स का नाम देखा और मुझे रियलाइज हुआ कि आप में से काफी लोग तो नेटिव पंजाबी स्पीकर्स हैं, तो आई थिंक आपके लिए पंजाबी बोलना लिखना तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। लेकिन अगर आप इंग्लिश से कंपेयर करें तो जो बेस्ट इंग्लिश स्पीकर्स भी होते हैं ना हम लोगों के बीच में से, वो होते हैं जो ग्रामर को बहुत अच्छे से ट्रांसलेट कर पाते हैं, फटाफट फटाफट ट्रांसलेशन हो जाती है। और जितना ट्रांसलेशन का टाइम कम होता जाता है उतना उतना आपकी फ्लुएंसी बढ़ती चली जाती है। इसीलिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का फायदा है। लेकिन अगर हम सिर्फ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को यूज करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज वेरी गुड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। हाउएवर, हम जो लोग ट्रेडिशनली ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से पिछले ज़मानों में जिन्होंने इंग्लिश या पंजाबी सीखी है, या मेरी तरह भी है कि हमने देखकर सुनकर देख लिया, कोई बहुत एक्टिवली नहीं पंजाबी बोलकर देखा, तो हमेशा एक झिझक रह जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उस लैंग्वेज को बोला ही नहीं, अटर ही नहीं किया, उसको जबान से यूज ही नहीं किया। इसीलिए बच्चे जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो घबरा जाते हैं, उनको बहुत हेजिटेशन फील होती है। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो घबराते हैं, वो डरते हैं और वो लैंग्वेज को बोल नहीं पाते हैं, कॉन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में उतना अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। सो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो लैंग्वेज रूल्स पे, आपकी वोकैबलरी पे, आपकी मेमोरी पे बहुत डिपेंड करता है। से अगर आपको आपको अच्छी पंजाबी बोलनी है तो आपको शायद रूल्स बहुत अच्छे से याद हो जानी चाहिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, क्योंकि सारी बात रूल्स की है। अगर बाय चांस आप एक भी रूल भूल गए तो आपकी तो लैंग्वेज खराब। इसीलिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की ये एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है, बहुत बड़ी कमी है। और क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कमी हो जाती है, एक तो बोलने में झिझक रह जाती है, दूसरा रूल्स पे, वोकैबलरी पे इतना ज़्यादा फोकस होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि अगर आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एक क्लासरूम में यूज़ कर रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट्स जिनकी मेमोरी पावर अच्छी है, जो रूल्स को अच्छे से रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे से लैंग्वेज सीख जाएंगे। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को मेमोरी में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ जाता है या कोई बात बच्चे भूल जाते हैं तो वहीं पर ना सिर्फ उनके मार्क्स कम हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। एक जो सबसे बड़ा कंसर्न व्हेन इट कम्स टू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो बहुत ही अथॉरिटेटिव तरीका है लैंग्वेज सिखाने का। दैट मीन्स कि बच्चों के पास एक बहुत ही पैसिव काम होता है। आपको एक टीचर है और टीचर आपको एक काम देगा और आपका काम सिर्फ इतना है कि आप उस काम को कंप्लीट करके दे देंगे। सो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अगर प्राइमरी मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज है तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर से घबराते हैं। उनको सिर्फ पैसिवली काम करना है, टास्क फिनिश करना है, जैसे भी करें और टीचर को पकड़ा देना है। तो एक्टिवली स्टूडेंट काफ़ी कुछ नहीं कर पाते हैं। एंड स्टूडेंट चाहे छठी क्लास में हो, चाहे फर्स्ट क्लास में हो, चाहे कॉलेज का हो, एंड एक्चुअली आई हैव टॉट ऑल ऑफ दीज लेवल्स। मैं आपने जैसे सुना ही होगा मेरे इंट्रोडक्शन में, मैंने BLED किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। तो उसमें हम लोग प्राइमरी क्लासेस को भी पढ़ाते थे, अपर प्राइमरी को भी पढ़ाते थे, एंड देन ऑफ कोर्स अभी हम यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं। सो पैसिव मोड ऑफ लर्निंग जो है ये बहुत ही उबाऊ मेथड है। बोर हो जाते हैं बच्चे, एक्चुअली बोर हो जाते हैं। इनफैक्ट आजकल तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं एंड आई सीरियसली फील सॉरी फॉर आवर स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे भी अगर लगातार छोटे से फोन में आंखें गड़ा गड़ा के अगर कुछ चीज देखनी सुननी पड़ रही है जहाँ पर
आसपास में एनवायरनमेंट भी नहीं है, वहाँ पर हम जानते हैं, शायद पहले उतना नहीं समझ पाते थे, आज हमको समझ में आ रहा है कि पैसिव लर्निंग इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग। तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। शायद ये कमियां रह गई थी, इसीलिए नए मेथड्स आए। सो जो नए मेथड्स आए, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो नए मेथड्स आए उसमें एक मेथड था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो है वो बहुत सिंपल है। मैं पंजाबी में सेंटेंस बोलूंगी, जो तुसी किसी ਨੂੰ पंजाबी सिखाना चाहते हो उन्होंने उठाओ और पंजाबी पटक दो, है ना। एंड आई विल टेल यू एक स्टोरी। सो मुझे लगता था कि मेरे बहुत पंजाबी फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे पंजाबी फ्रेंड्स हैं दिल्ली में, और मैं उन लोगों के साथ में थोड़ी थोड़ी पंजाबी सीखती रहती थी, एंड आई यूज्ड टू थिंक आई एम फेयरली गुड एट पंजाबी। बट देन मेरे एक नेबर की पंजाब में नौकरी लगी, चंडीगढ़ में रहता है। ही रिटर्न, और मैं उससे बात करते हुए मैंने उसको पूछा कि तुझे पंजाबी आ गई, एंड द वे ही स्पोक पंजाबी, मुझे लगा कि मैं तो जिंदगी में हार गई हूँ, इतनी बढ़िया पंजाबी उसने बोली। क्यों? क्योंकि वो क्लासरूम्स में पढ़ा रहा है, ही इज अ टीचर इन एंड ऑफ कोर्स उसके लिए शायद शुरू के 1-2 मंथ्स थोड़े से डिफिकल्ट थे, बिकॉज ही हैड टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट इन पंजाबी। लेकिन नाउ दैट ही इज इन पंजाब, ही स्पीकिंग फ्लुएंट पंजाबी, एंड द काइंड ऑफ पंजाबी जो शायद दिल्ली के पंजाबी भी उसको उसकी लैंग्वेज सुन के डर जाते हैं कि इतनी चंगी पंजाबी कहाँ से सीख कर आ गया। सो दैट इज योर डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इज इंसान को उठाओ और लैंग्वेज के बीच में पटक दो, वो गिरता पड़ता हंसता रोता लैंग्वेज को सीख जाएगा। एज सिंपल एज दैट। डायरेक्ट, सीधा हिट करो। तो डायरेक्ट मेथड जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और कम्युनिकेशन के लिए यूज करता है कि आपको बच्चे को अंग्रेज बनाना है, उसको बिल्कुल इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। आपको बच्चे को पंजाबी सिखानी है, पंजाब भेज दो, अपने आप सीख जाएगा। तो डायरेक्ट मेथड का ये फायदा है कि एक्चुअली ये जो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन की प्रोसेस होती है ना, जो जब बच्चा लैंग्वेज को अक्वायर करता है, व्हेन द चाइल्ड कम्स इनटू द वर्ल्ड, और वो अपने आसपास देखता है कि अच्छा इधर तो सब पंजाबी बोल रहे हैं, तो चलो मैं भी पंजाबी बोलना सीख जाता हूँ, तो ये उस मेथड को मिमिक करता है। लेकिन इस मेथड में क्या है कि आपकी जो अपनी पहले से, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, जहाँ से जिस लेवल से आप बच्चों को पंजाबी पढ़ाना शुरू करते हैं, हम वहां से बात कर रहे हैं। तो ऐसे क्लासरूम में जहां पर आप स्टूडेंट को सब कुछ सिर्फ पंजाबी में बोल रहे हैं, सिर्फ पंजाबी में पढ़ा रहे हैं, बच्चा सिर्फ पंजाबी सुन रहा है, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि जो उसकी आज तक की लर्निंग है वो जीरो हो जाती है। इट्स लाइक एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेटेड इंडियंस हु गो टू रशिया। तो क्या है कि हिंदुस्तान में अगर आपको इंग्लिश आती है, आप सोचते हैं कि मैं तो पूरा वर्ल्ड जानता हूँ, लेकिन आप रशिया जाते हैं और वहां जाकर ना आपकी हिंदी काम आती है, ना आपकी नेटिव लैंग्वेज काम आती है, ना आपकी इंग्लिश काम आती है। वहां जाकर यू फील डम, क्योंकि आपने तो रशियन सीखी नहीं। सो यही एक्सपीरियंस एक स्टूडेंट का होता है अगर वो डायरेक्ट मेथड वाले क्लासरूम में जाता है। जो उसका आज तक का एक्सपीरियंस है in their own native language, it could be Hindi, it could be Bangla, it could be Telugu, Tamil, वो सब जीरो हो जाता है। तो बच्चे को जीरो से शुरू करना पड़ता है। सो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फोकस होता है कि आप डेली कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज को आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसमें काफी फोकस होता है। और फर्स्ट लैंग्वेज को इमिटेशन, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन की प्रोसेस को आप इमिटेट करते हैं तो रिजल्ट भी काफी अच्छे आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर स्टूडेंट को क्लास में आके लगा कि मैं तो जीरो हूँ, सबसे पहला प्रॉब्लम आ जाता है डिमोटिवेशन का। आपको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम जीरो, एंड देन यू नीड, सिर्फ वही बच्चे जो हैं जिनको लगता है कि हाँ मैं कुछ भी हो जाए मैंने फर्स्ट ही आना है, मैंने ये लैंग्वेज सीख कर ही रहनी है, तो वो पर्सनल मोटिवेशन बहुत जरूरी हो जाता है। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक लविंग रिलेशनशिप का हो पाना, एक डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप का हो पाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर बाय चांस से नंबर बहुत ज्यादा है या कोई क्लास में ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पर शायद टीचर को स्टूडेंट को डांटना ही पड़ गया, तो वहां पर एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। बहुत बार हम देखते हैं कि स्टूडेंट जो है वो टारगेट लैंग्वेज को अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। फिर भी डायरेक्ट मेथड के अपने फायदे हैं।
अपने नुकसान भी हैं। तो डायरेक्ट मेथड इज एक्चुअली वेरी पॉपुलर मेथड। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और डायरेक्ट मेथड को यूज करने के भी अपनी टेक्निक्स हैं। जनरली देखिए, जो स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शन होता है क्लासरूम में, दैट गोज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सो सिंपल से शुरुआत होती है कि आप बच्चे को पिक्चर दिखाते हैं एंड देन यू आस्क देम कि अच्छा तुसी मैंने दसो कि इधर की हो रहा है, राइट। आप बच्चों को पिक्चर दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट्स दिखाते हैं और आप उनसे नाम पूछते हैं। सो अ वेरी गुड टेक्निक जो हम इंग्लिश सिखाने के लिए प्राइमरी क्लासेस में या सेकेंडरी क्लासेस में भी यूज करते थे, दैट वाज नोमेनक्लेचर। ये क्या है? दरवाजा, तो पंजाबी में इसको जो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पंजाबी में दरवाजे को? एनीवन? बूहा। बूहा, बूहा, राइट। हाँ, तो बूहा। और बारी इसको बोलते हैं ना, खिड़की को। बारी खिड़की को बोलते हैं। बारी। हाँ, मेरे बहुत सारी राइट। हाँ जी, ओके। सो मेरी बहुत सारी नॉलेज ऑफ पंजाबी कम्स फ्रॉम सॉन्ग्स एंड मूवीज दैट वी वॉच। तो एक बहुत अच्छा मेथड होता है जब आप शुरू में लैंग्वेज सिखा रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, यू बिगिन नेमिंग थिंग्स इन योर क्लासरूम। आपने एक पेपर का स्लिप लिया, उस पे आपने पंजाबी में ही ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखा, बूहा, बारी, ब्लैक बोर्ड, या जो भी चीज आप क्लास में यूज कर रहे हैं, वहां पर आपने नॉमेनक्लेचर कर दिया। सो एवरी टाइम there is some disturbance from somewhere. ओके, सो जब आप ये नॉमेनक्लेचर शुरू कर देते हैं क्लास में, तो एवरी टाइम जब बच्चा क्लास में जाएगा उस चीज को देखेगा और उसको धीरे धीरे वो नाम याद होने शुरू हो जाएंगे। जब चीजें लिखी होंगी तो बच्चा उनको बोलेगा, और बोलेगा तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैं इस लैंग्वेज को बोल सकता हूँ। अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज क्वेश्चन आंसर्स पे ध्यान देना, कि आप स्टूडेंट्स से पहले बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे। अच्छा जी, तुम्हारा नाम की है? तो फिर बच्चा अपना जवाब देगा कि हाँ जी, मेरा नाम जो भी है, मेरा नाम उषा है, या जो भी है। सो क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में सिंपल क्वेश्चन से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तक, हाँ जी तुसी होमवर्क क्यों नहीं करके आए हो, तो फिर स्टूडेंट उसका जवाब देगा। तो धीरे धीरे इससे जो है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेश्चन आंसर्स बढ़ता जाना चाहिए, और ये चीजें बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में होती हैं। आई थिंक आपकी लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स ऑलरेडी इस तरफ काम कर रही हैं, डायरेक्ट मेथड यूज करती हैं। तो दिस शुड बी एनकरेज्ड इन आवर क्लासरूम्स। स्पोकन नैरेटिव्स, डिक्टेशन और इमिटेशन का बड़ा रोल रहता है। इनफैक्ट डायरेक्ट मेथड को यूज करने वाली एक बहुत फेमस एजेंसी है जो इंडिया में एटलीस्ट पिछले कुछ सालों में काफी फेमस हुई है, इनलिंगुआ। तो इनलिंगुआ का मेन काम यही है। ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी यूज होता है, कि वो लोग क्या करते हैं कि लैब सेटअप कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स वहां जाते हैं, वो दो लोगों की कॉन्वर्सेशन देखते हैं जो कि कंप्यूटर पे आती है, और उस कॉन्वर्सेशन को सुनते हैं, एंड देन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखा जाता है कंप्यूटर डिवाइसेस में, कि कंप्यूटर डिवाइस आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगी और आप उसका जवाब इंग्लिश में देंगे। तो ये एक ऑब्वियसली एक आर्टिफिशियल, बहुत ही कंट्रोल्ड मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है, बट इट हैज हेल्प्ड अ लॉट। तो डायरेक्ट मेथड के ये फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एक लिमिटेशन है क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस का। तो क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस बोलती है कि देखिए, जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो उसकी ब्रेन में प्लास्टिसिटी होती है, उसकी ब्रेन में कुछ खास एबिलिटी होती है। एज अ चाइल्ड ग्रोज अप, हम एक उम्र के बाद बढ़ना बंद हो जाते हैं, हमारी बॉडी भी डेवलप करना उतना ज्यादा डेवलप नहीं कर पाती है। तो क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस बोलते हैं कि 12 साल की उम्र तक अगर आप बच्चे को किसी भी लैंग्वेज के बीच में डाल देते हैं तो बच्चा लैंग्वेज को बहुत जल्दी से पकड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नाउ पंजाब इज फेमस फॉर सेंडिंग सो मेनी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अगर आप देखेंगे कि आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स अगर कोई विदेश में शिफ्ट हो जाता है, से somebody goes to Canada, तो उनके बच्चे जो हैं वो अंग्रेजों की जो एक्सेंट है उसको फटाक से पिक कर लेते हैं। लेकिन अगर आप एक एज के बाद से, आप 18-19 की उम्र में भी अगर आप विदेश जाते हैं, तो उतनी अच्छी इंग्लिश एक्सेंट पकड़ में नहीं आती है, राइट। शायद ग्रामर फिर भी आ जाए क्योंकि आप डायरेक्ट मेथड में हैं, लेकिन अगर आपकी क्लासरूम का साइज 40, 50, 80 तक आ जाता है, तो
आप नेटिव लाइक कॉम्पिटेंस डेवलप करने में आपको बहुत एक्सरसाइज चाहिए होती है, बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। अगर 1% भी वो अटेंशन चला गया, क्योंकि शायद आपके पास स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, शायद स्टूडेंट की मोटिवेशन कम है, जो कि मैं समझ पा रही हूँ, इंग्लिश की मोटिवेशन इंडिया में बहुत ज्यादा है, पंजाबी की शायद उतनी ज्यादा नहीं भी हो, तो ये एक प्रॉब्लम, एक लिमिटेशन आ जाती है डायरेक्ट मेथड की, कि हर स्टूडेंट नेटिव लाइक कॉम्पिटेंस लैंग्वेज से नहीं एक्वायर कर पाता है, और जैसे कि एक यंग बच्चा या एक टॉडलर कर पाता हो। तो आई एम श्योर आप में से काफी लोग अपनी क्लासरूम्स में इस प्रॉब्लम को फेस करते होंगे। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? नेक्स्ट कम ऑडियो लिंगुअल मेथड। ये अगेन काफी पुराना मेथड है, कभी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर इसको डेवलप किया गया था। तो ये ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है, ये साइंटिफिक साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स के बीच की एक बात है। सो लैंग्वेज लर्निंग इसमें होती है कि भाई आप लैंग्वेज को जो है ना, वर्ड से लेके साउंड से लेके वर्ड तक, वर्ड से लेकर फ्रेज तक, फ्रेज से लेकर सेंटेंस तक सीखते हैं, और आप लैंग्वेज को सुनते हैं, उसकी शब्दों को उसकी साउंड्स को समझ पाते हैं, फिर उसके वर्ड्स को समझ पाते हैं, और इस तरीके से आप जो है अपनी लैंग्वेज को अक्वायर करते चले जाते हैं, विच इज एक्चुअली वेरी नॉर्मल मेथड। ये लैंग्वेज एक्विजिशन की भी प्रोसेस है। जब बच्चा कूइंग करता है तो वो लैंग्वेज के, कूइंग इज बेसिकली, आप देखेंगे ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बैठ के अपना आराम से इत्मीनान से ऊ आ करके गाना सा गा रहे होते हैं, या ब ब ब म म म म बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि यंग चाइल्ड इज एक्चुअली अ यंग साइंटिस्ट, लैंग्वेज साइंटिस्ट होता है, तो वो अपने आसपास की भाषाओं को सुन रहा होता है, उन साउंड्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा होता है, और ऐसे करके बच्चा जो है धीरे धीरे लैंग्वेज सीखता जाता है। ऑडियो लिंगुअल मेथड इज मोर और लेस द सेम थिंग। आप ज्यादा सुनने पे आपका फोकस रहता है, बोलने पर फोकस रहता है, इस बात पे बहुत फोकस रहता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अच्छे से अच्छी हो जाए। और ये पहला मेथड था एक्चुअली हिस्टोरिकली, जिसने लैंग्वेज लर्निंग टास्क को 4 भागों में बांटा: लैंग्वेज स्पीकिंग, लैंग्वेज रीडिंग, लैंग्वेज राइटिंग एंड लैंग्वेज लिसनिंग। तो इसमें इन चारों स्किल्स पर फोकस रहता है। तो अगेन आप डायलॉग्स पे काफी ध्यान रहता है कि भाई 2 लोगों की आपस में बात हो रही है तो किस तरीके से बात होगी, पैटर्न ड्रिल्स होती हैं, मिमिक्री होती है, कि आप लैंग्वेज को जितना ज्यादा क्लोजली बोल पाएं, जितना क्लोजली आप उसको समझ पाएं। तो टेप रिकॉर्डिंग्स, लैंग्वेज लेबोरेटरी ड्रिल्स जो हैं वो ऑडियो लिंगुअल मेथड की खास बातें हैं, और इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है। बट अगेन इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा ध्यान छोटी छोटी चीजों पे होता है। कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि आप इतना ड्रिल मेथड पे जाते हैं, इतना रेस्ट्रिक्टिव कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि उस क्लासरूम सिचुएशन के बाहर बच्चे नॉर्मल लाइफ में उस लैंग्वेज को यूज करने पे झिझकते हैं, एंड जितनी जितनी आपकी उम्र बढ़ती जाती है उतनी ज्यादा आपकी झिझक बढ़ती जाती है। सो यू हैव टू फोकस अ लॉट ऑन लिटिल थिंग्स इन लैंग्वेज। एक होलसम अप्रोच आने में थोड़ा टाइम लगता है। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? I think I've already covered this, so we can have the next slide again. Okay. The next part is communicative teaching method, and I think 1 बज गया तो मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी रैप अप करना पड़ेगा। तो communicative teaching method जो है ये काफी चीजों को जो है अपना क्योंकि देखिए लैंग्वेज जो है वो आइसोलेशन में सिर्फ हमारे माइंड में एग्जिस्ट नहीं करती है। लैंग्वेज इज स्पोकन टू कम्युनिकेट, लैंग्वेज इज स्पोकन टू रीड, टू राइट। तो ये सब चीजों को जो है आपस में मिलाकर चलती है। तो कम्युनिकेटिव टीचिंग मेथड का सिंपल गोल है कि आप स्टूडेंट को कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस सिखा पाए, कि बच्चा लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाए, एज सिंपल एज दैट। जो 4 स्किल्स जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, चारों टास्क पर फोकस रहता है, और आप एक्टिविटीज को इस तरह से डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, टेक्निक्स वो यूज करते हैं जिसमें रियल कम्युनिकेशन हो, मीनिंगफुल टास्क हो। तो आप जब कोई एक्टिविटी को डिजाइन करते हैं तो आप देखते हैं कि अच्छा बाहर वर्ल्ड में ऐसा क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई हैव ट्राइड टू यूज, जब मैंने कम्युनिकेटिव टीचिंग मेथड पर्सनली अपनी क्लास में यूज किया था इंग्लिश क्लासरूम्स में, सो मेरा बहुत फोकस था कि अच्छा आप मार्केट जा रहे हैं और मार्केट में जाकर आपको ये 4-5 सब्जियां खरीदनी है, इसलिए आपका ये टास्क है, आपको पाव भाजी बनानी है। तो आप मार्केट से कैसी चीजें कौन सी लेकर आएंगे, कितनी क्वांटिटी में लेकर आएंगे। सो रियल कम्युनिकेशन और मीनिंगफुल टास्क जो स्टूडेंट्स के लिए जरूरी हो, जो उनकी रियल लाइफ में हेल्प कर पाए, उस पर हमारा बहुत फोकस रहता है।
और जब लैंग्वेज जो है वो लर्नर्स के लिए मीनिंगफुल हो जाती है तो स्टूडेंट्स का ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट लर्निंग प्रोसेस में आ जाता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो कम्युनिकेटिव टीचिंग मेथड में के कुछ फायदे हैं. पहला फायदा तो ये है कि स्टूडेंट्स का जो होता है इसमें बहुत एक्टिव रोल हो जाता है. दे बिकम नेगोशिएटर्स ऑफ लैंग्वेज. वो जाएंगे, उनको आप टास्क देंगे. वो टास्क जनरली ग्रुप्स में होते हैं, छोटे ग्रुप्स होते हैं, 2 to 4 to 6, दैट्स इट. 8 से ज़्यादा तो शायद इसमें स्टूडेंट्स अलाउड भी नहीं होते हैं. तो एक्टिव रोल में स्टूडेंट्स रहते हैं, वो लोग बैठते हैं, वो प्लान करते हैं. उसमें बहुत, आप सोचिए ना, मतलब एक सिंपल टास्क है कि भाई ये 4 बच्चे हैं, हाँ, तो आप लोगों को अपने आप से रोल डिसाइड करने हैं और भाई तुम में से एक को अपने घर में पाव भाजी बनानी है, तो जाकर सारा सामान लेकर आना है आपको, जाओ. सो वो लोग शायद मार्केट में जाएंगे, उनमें से एक रेसिपी के बारे में भी सोचेगा, एक ये भी सोचेगा कि अच्छा ठीक है मैं दुकानदार हूँ, किस चीज़ का क्या रेट है. तो ये बहुत डिटेल्ड तरीके से, स्पेशली व्हेन योर स्टूडेंट्स आर सीनियर, तो वो काफ़ी अच्छे से इसको यूज़ कर पाते हैं. एंड एज टीचर्स एक्चुअली हमारा काम जो है वो एज फैसिलिटेटर, एज ऑर्गेनाइजर, एज गाइड, एज एनालिस्ट, एज अ काउंसलर, एज अ ग्रुप प्रोसेस मैनेजर रह जाता है. सो इट्स नॉट कि आप स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ा रहे हैं. It's not that you are the authority and students are only supposed to listen. यहाँ पर आप सिर्फ क्लास में बैठते हैं, आप उनको ऑब्जर्व करते हैं. हाँ, आपका काम शुरुआत, आपके काम की शुरुआत एक्चुअली क्लासरूम के पहले हो जाती है. आप क्लासरूम के बाहर बैठ के सोचते हैं कि अच्छा आज मैं क्लास में ये टास्क दूंगा, इसके ये पॉसिबल डायरेक्शंस हैं जिसमें ये काम जा सकता है. एंड इट इज ऑल्सो ट्रू कि कम्युनिकेटिव टीचिंग मेथड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड प्रोसेस होती है. इट्स नॉट दैट कि आप एकदम से क्लास 6 में जाएंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स को शायद पंजाबी लिखनी क्या बोलनी भी नहीं आती है, एंड आप उनको सडनली बोलेंगे कि अच्छा ठीक है आज भी तुम छोले भटूरे की रेसिपी बताओ और तुमको मार्केट से जाकर सामान लाना है. ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है. हम थोड़े काम से शुरू करके ज़्यादा काम तक जाते हैं. सो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इजी टू डिफिकल्ट, ये प्रोसेस हमको फॉलो करनी पड़ती है. क्लास में डिसिप्लिन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट ट्रेन करना पड़ता है कि वो इन टास्क को सीरियसली लें और उसको ज़्यादा अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाए. लेकिन आप जब इस प्रोसेस को रेगुलरली अपनी क्लासरूम्स में यूज करेंगे, यू विल रियलाइज कि स्टूडेंट्स जो हमको लगता है कि अच्छा इसको समझ में आता है उसको नहीं समझ में आता है, वो जो गैप होता है फ्रॉम टॉपर टू बॉटम मोस्ट स्टूडेंट्स, वो ब्रिज होना शुरू हो जाता है और स्टूडेंट्स बहुत डेमोक्रेटिकली, बहुत अच्छे से, बहुत कोऑपरेशन के साथ में एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करते हैं और लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस जो होती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है. जब हम ऐसे टास्क अपनी क्लासरूम में यूज करते हैं, जब हम कम्युनिकेटिव टीचिंग मेथड को का इस्तेमाल अपनी क्लासरूम में करते हैं, तो स्टूडेंट्स में लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस डेवलप हो जाती है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डेवलप हो जाती है. अगर वो रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स को लेकर क्लासरूम में ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए हाउ डिफिकल्ट इट विल बी फॉर दी स्टूडेंट्स जो शायद कानपुर से अमृतसर गए हों, शायद आंध्र प्रदेश से अमृतसर गए हों, तो उनके लिए कितना डिफिकल्ट होगा बाहर जाकर फिर बात करना है अगर उन्होंने ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस अपने क्लासरूम में कर ली है. तो एट द एंड ऑफ द डे, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये 4 मेथड्स के बारे में आज हमने बात की है आपसे. आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग लैंग्वेज? Is it grammar translation? Is it direct method? Is it audiolingual method? Or is it communicative teaching method? तो to be frank, मुझे लगता है कि सभी methods important हैं, सभी methods हमारी classroom में use होने चाहिए. हाँ, कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सबसे पहली बात, we should be approachable, we should be friendly and nice to our students. अगर डर का माहौल पहले से क्लास में रहेगा, so there is a effective filter. अगर डर का माहौल होगा, अगर कुछ भी इमोशनल बर्डन स्टूडेंट्स पे आ जाता है तो लर्निंग प्रोसेस इम्पीड हो जाती है. इन केस स्टूडेंट क्लास में आता है और उसको लगता है कि उसकी बात नहीं सुनी जाएगी या फिर उसको बोलने में ज़्यादा ही हिचकिचाहट हो रही है, अगर उसको लगता है कि वो टीचर को अप्रोच नहीं कर सकता या अपने फ्रेंड्स से, अपने आसपास बैठे हुए स्टूडेंट्स के साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकता है, तो देयर विल बी सर्टेनली बी अ प्रॉब्लम. तो देयर इज मोर टू अ लैंग्वेज टीचर्स जॉब देन जस्ट
क्लास में जाकर लेसन्स डिलीवर करना, ये बात मैं बिल्कुल मानती हूँ और लैंग्वेज टीचर के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं. लेकिन पर्सनली आफ्टर टीचिंग लैंग्वेज फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, इट इज़ गुड टू यूज ऑल 4 मेथड्स. आप जहाँ से भी शुरुआत करें, सिंपल टू डिफिकल्ट जाएं, इजी टू कॉम्प्लेक्स जाएं, all of that is acceptable. Now, can we have the next slide, please? ये पंजाबी के डायलेक्ट्स हैं, मज्जी, दोआबी, मालवी, पुवादी, जो इंडिया में बोले जाते हैं. Then there are 3 more which are spoken in Pakistan, and इनमें से काफी सारे डायलेक्ट्स अब भी इंडिया में भी बोले जाते हैं, because obviously, I mean, how different are we from Pakistan, right? काफी तो माइग्रेशन इंडिया में हुआ है पाकिस्तान से. So I think I've already covered this कि मज्जी जो है वो स्टैंडर्ड रिटन फॉर्म ऑफ पंजाबी है, लेकिन हम अपनी क्लासरूम्स में डेफिनेटली, I mean, अगर स्टैंडर्ड रिटन फॉर्म ऑफ पंजाबी है तो ये ज़्यादा यूज होगा. बट टू इंश्योर कि हमारे स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को जीरो ना समझे, उनको ये ना लगे कि उनकी घर की लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो हम बहुत डेमोक्रेटिकली, बहुत प्यार से अपनी क्लासरूम में सभी लैंग्वेजेस को इंक्लूड करने की कोशिश करें. देखिए, हैड इट बीन एनी अदर लैंग्वेज इन इंडिया, शायद 2 बार सोचना पड़ता है, बट पंजाबी मुझे लगता है इन कंपैरिजन टू मेनी अदर नेटिव लैंग्वेजेस, अगर मैं हरियाणवी क्लासरूम की बात करती तो शायद मुझे पहली बात तो लोगों को समझाना पड़ता है कि नहीं, मतलब ये सिर्फ बोली नहीं, इसकी अपनी ग्रामर भी है जो कि हिंदी से डिफरेंट है. विद पंजाबी दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. पंजाबी लैंग्वेज में एक प्राइड है और इट्स अ 5th टॉप लैंग्वेज यूज्ड इन आवर कंट्री टुडे. और पंजाबी इज वेरी पॉपुलर फॉर इट्स म्यूजिक एंड फिल्म इंडस्ट्री. आई मीन, बिलीव मी यू, आप अगर तमिलनाडु भी जाएंगे, वहां पर भी आपको कोई ना कोई पंजाबी सुनता हुआ मिल ही जाएगा. सो सच इज द रीच ऑफ पंजाबी, जो कि एक लैंग्वेज टीचर के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है. आप बहुत सारे चीज़ें जो है वो अपनी क्लासरूम में यूज कर सकते हैं. सो कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? सो डेफिनेटली अभी के लिए, और जिस तरीके से हमारा लैंग्वेज क्लासरूम इंडिया में है, देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन रिटन लैंग्वेज. लिखित भाषा पे बड़ा ध्यान रहता है, तो स्क्रिप्ट पे बहुत ध्यान रहता है कि भाई ठीक मात्राएं लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं, सही से शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और स्टैंडर्ड रजिस्टर्ड इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है. वो सब चीज़ें हैं, एंड आई एम श्योर आप ऑलरेडी उसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं. लेकिन अब क्योंकि बात टॉक की हुई है, एंड इट इज़ माई जॉब कि मैं आपको कुछ नया बताऊं, तो मुझे पर्सनली लगता है कि हमको लैंग्वेज है ना टेक्स्ट बुक से बाहर भी यूटिलाइज करनी चाहिए. तो एक बहुत अच्छा तरीका होगा कि हम अपने क्लासरूम में पंजाबी मटेरियल को डिस्प्ले करें. चार्ट्स बनवाना परफेक्ट तरीका है. पंजाबी कल्चर में देखिए, लैंग्वेज जो है वो कभी भी कल्चर से दूर नहीं होती है. लैंग्वेज इज द व्हीकल ऑफ कल्चर. जो हमारा कल्चर होता है ना, वो लैंग्वेज के कंधों पे चढ़ के एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाता है. तो लैंग्वेज जो है वो कल्चर को डिस्क्राइब करती है, वो कल्चर को कम्युनिकेट करती है. तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट बहुत अच्छा मौका है कि हम पंजाबी कल्चर को पंजाबी लैंग्वेज के थ्रू अपनी क्लासरूम में जगह दें. इससे ना सिर्फ हमारे क्लासरूम्स जो हैं वो कलरफुल लगेंगे, इंटरेस्टिंग लगेंगे, बल्कि अगर वो चार्ट स्टूडेंट्स बना रहे हैं तो उनके लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस अच्छी हो जाएगी. एंड बाय जस्ट मेक चार्ट्स हम क्राफ्ट भी बना सकते हैं, हम एक स्पेशल पंजाबी कॉर्नर बना सकते हैं, और हम उस मटेरियल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो शायद हमारी टेक्स्ट बुक में ना हो, लेकिन स्टूडेंट अपनी लाइफ में जनरली यूज कर पाए. इट कुड बी पंजाबी फोक सॉन्ग्स, ब्यूटिफुल फोक सॉन्ग्स. तो ये सब चीज़ें इस्तेमाल होनी चाहिए. नेक्स्ट इज क्लासरूम लाइब्रेरीज. अब ये डेफिनेटली मैंने पर्सनली स्कूल लेवल पे इस्तेमाल किया है कि हम लोगों को लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स ना पढ़ते नहीं है. स्पेशली यूनिवर्सिटी लेवल पे आकर हमको रियलाइज होता है कि इंडियन स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको सिर्फ टेक्स्ट बुक के ही रट्टे लगाने को मिलते हैं. ज़्यादातर स्टूडेंट्स इफ दे कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं, तो ज़्यादातर बच्चों के लिए रीडिंग का एक ही तरीका है, अपनी टेक्स्ट बुक. उसके बाहर ना तो बच्चों को मैगजीन्स मिल पाती हैं, ना अप्रोप्रिएट लिटरेचर मिल पाती है,
तो वो उनके लिए लैंग्वेज का एक ही तरीका है, भाई टेक्स्ट बुक उठाकर देख लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो। एंड सीरियसली स्कूल लेवल पे अनलेस आप आपको एक खास तरीके का एनवायरनमेंट मिला हो, मुझे नहीं लगता है कि क्लास 6, 7, 8 तक भी बच्चों का बहुत इंटरेस्ट ये बात याद करने में होता है कि भाई कौन सा नेता कहाँ पर कौन सी पोस्ट पर चला गया, सीरियसली। तो क्लासरूम लाइब्रेरीज इज एक्चुअली अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हम ऐसा लिटरेचर, ऐसा मटेरियल क्लासरूम में लेकर आ पाए, से नाइस स्टोरीज, बच्चों के लिटरेचर, बच्चों की मैगजीन्स जिसमें क्रॉसवर्ड्स हों, पजल्स हों, गेम्स हों, ताकि जब भी बच्चों को टाइम मिले वो शोर मचाने की जगह वो एक दूसरे को मार पिटाई करने की, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन दिल्ली, तो बच्चे आपस में लड़ाइयाँ करना शुरू कर देते हैं क्योंकि एनर्जी इतनी होती है ना, और सही चैनल करने के लिए जगह नहीं मिलती है। उसकी जगह पर अगर क्लासरूम में लाइब्रेरीज हैं और स्टूडेंट्स ने आपस में मिलकर बनाई हैं, तो वो लाइब्रेरीज बच्चों को हमेशा एक एक्सेसिबल रहती है और वो कभी भी जाकर वहां से बुक्स उठाकर पढ़ सकते हैं। तो क्लासरूम लाइब्रेरीज इज एक्चुअली अ वेरी गुड मेथड। और कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? Next is using popular literature, music and films in classrooms. I remember मेरी पूरी स्कूलिंग में एक बार हमको जंगल बुक दिखाई गई थी, मोगली वाली जो स्टोरी थी इंग्लिश में, एंड इवन इफ मुझे उसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, बट इट इज स्टिल अ ब्यूटीफुल मेमोरी। उससे पहली बार पता चला था कि अच्छा इंग्लिश ऐसे बोली जाती है। नहीं तो सिर्फ रिटन मटेरियल को देखते देखते हमको कभी समझ में ही नहीं आता है कि इसमें एक्सेंट क्या हो सकती है, इसको बोलने का तरीका क्या हो सकता है। हर लैंग्वेज को बोलने का अपना एक खास रजिस्टर होता है। नाउ दैट आई एम टॉकिंग टू यू, आपको ये बात क्लियरली समझ में आ रही होगी, मेरे बिना बताए समझ में आ रही होगी कि आई बिलोंग टू दिल्ली, क्योंकि एक सर्टन वे ऑफ टॉकिंग होता है। तो जब हम लैंग्वेज को सीखने की बात करते हैं तो ना सिर्फ हम वर्ड्स सीखना चाहते हैं, ना सिर्फ हम ग्रामर सीखना चाहते हैं, ना सिर्फ हम लिटरेचर सीखना चाहते हैं, मगर हम वो सब बातें सीखना चाहते हैं जो एक नेटिव स्पीकर को आ पाए। सो अनलेस हम अपने स्टूडेंट्स को रियल पंजाबी जैसे बोली जाती है, जैसे सुनी जाती है, हम वो सुनाएंगे ही नहीं, हम वो चीज़ें दिखाएंगे ही नहीं, तो क्या वो अच्छे से लैंग्वेज को सीख पाएंगे? अब जब हम ऑनलाइन क्लासरूम्स से डील कर रहे हैं तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर से ज़्यादा खुशी तब उनको होती है जब वो मूवीज़ देखते हैं। सो पर्सनली मैंने अपनी लिंग्विस्टिक्स के क्लासरूम में स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई हैं, एंड डॉक्यूमेंट्रीज के बाद जब स्टूडेंट्स को वर्क मिला है, जब असाइनमेंट्स मिले हैं, दे हैव डन फैबुलसली, बहुत बढ़िया उनका रिस्पॉन्स आता है। क्यों? क्योंकि मूवीज देखने में, एनिमेशन देखने में, गाना गाने में, गाने सुनने में एक इफेक्टिव फिल्टर जो होता है वो लोअर हो जाता है और बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होकर लैंग्वेज को सीख पाते हैं। Now the second point is actually my pet peeve. ये फिजिकल क्लासरूम में मैंने बहुत इस्तेमाल किया है, यूज ऑफ स्टोरीज। अक्सर क्लासरूम में होता है टीचर जाता है, ब्लैक बोर्ड पे लिखता है और स्टूडेंट्स उसको देखते हैं और सीखते हैं। उनके लिए उनकी टेक्स्ट बुक के बाहर उनका सब्जेक्ट शायद ही आ पाता हो, लेकिन अगर हम अपने क्लासरूम में स्टोरीज यूज करते हैं, फॉर एवरी क्लास दैट आई टेक, इवन फॉर माय ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हियर, मैं अपने बीटेक के भी स्टूडेंट्स के लिए हर टॉपिक के आसपास एक ना एक स्टोरी जरूर ढूंढ के रखती हूँ। हाँ, अब नाउ दैट इट हैज बीन कपल ऑफ इयर्स तो कुछ स्टोरीज रिपीट होने लगी हैं, एंड दैट डज नॉट मैटर। सो एवरी टाइम मैं जब भी कोई अपनी स्टोरी को रिपीट करती हूँ वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है मेरे लिए, और मुझे उस स्टोरी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आया है। तो ये स्टोरीज अगर हम रेगुलरली अपनी क्लास में यूज करते हैं तो वन इज हमारे लिए पर्सनली बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि फॉर वंस स्टूडेंट्स बुक से बाहर हमारी बात सुन पाते हैं, तो नरेशन अच्छी हो जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ में ना कुछ चीजें हैं जो हम अपने क्लासरूम में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ओपन एंडेड स्टोरीज सुना सकते हैं। तो बजाय कि हम बताएं कि भाई 2 बिल्लियां थी और एक बंदर था, बिल्लियां आपस में लड़ रही थी, उनको एक रोटी मिली थी, तो वो कह रही थी नहीं ये रोटी मेरी है, वो कहती है नहीं रोटी मेरी है। तो बंदर बोला क्यों लड़ रही हो? अब तो बंदर ने तराजू मंगवाया। इन यहाँ से हम स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि अच्छा आपको क्या लगता है कि बंदर ने इनकी लड़ाई कैसे ठीक कराई हो। कुछ बच्चे अगर उन्होंने पहले से ये स्टोरी सुनी है तो वो
वो बताएंगे। हो सकता है इसका कोई और मीनिंग भी, इसका कोई और एंड भी हमारे स्टूडेंट्स बता पाए। और ऐसा हुआ है मेरी क्लासरूम्स में बच्चों ने ओपन एंडेड स्टोरीज में अपनी स्टोरीज जोड़ के बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा होता है जब हम ओपन एंडेड स्टोरीज क्लास में बताते हैं, तो उसमें एटलीस्ट 3 से 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और वो 3 से 4 पॉसिबिलिटीज आपके स्टूडेंट्स बताते हैं। सो व्हेन योर स्टूडेंट्स आर टेलिंग दोज पॉसिबिलिटीज टू यू, तो पहली बात वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं क्लासरूम लेसन में। सेकेंडली, वो अपनी सोच को यूज कर रहे हैं और एक्सप्रेस करने के लिए वो पंजाबी या मिक्स पंजाबी या हिंदी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बट दे आर ट्राइंग टू यूटिलाइज द टारगेट लैंग्वेज। तो आपका काम आधा हो गया, क्योंकि आपका स्टूडेंट उस लैंग्वेज में बोल रहा है, आपका स्टूडेंट उस लैंग्वेज में सोच रहा है, आपका स्टूडेंट एक्टिवली आपके लेसन में इन्वॉल्व हो जा रहा है। सो दैट इज वन गुड टेक्निक। नेक्स्ट इज हॉट सीटिंग टेक्निक। भाई यही जो स्टोरी दी कि 2 बिल्लियां लड़ रही थी और बंदर आ गया बीच में, बोला चलो ठीक है मैं बताता हूँ, हाफ की, फिर आधी रोटी करी, तो एक को लगा कि नहीं मेरे पास 60% आई, उसके पास 40% आई, 40% वाले ने कहा कि नहीं, तो उसने शायद रोटी और तोड़ी और वो खा गया। तो बंदर ने ऐसा क्यों सोचा? क्या बंदर भी भूखा था? तो हॉट सीटिंग टेक्निक में होता है आप किसी भी एक कैरेक्टर को उठा लेते हैं और वो कैरेक्टर जो है उसको आप हॉट सीट पे बिठाते हैं। जैसे केबीसी में होता है ना, हॉट सीट पे बिठाया, और उससे फिर बाकी लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, अच्छा तुमने ऐसा क्यों किया, या तुमको ऐसा करना चाहिए था। तो सजेशंस भी आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं और जवाब भी आता है। नेक्स्ट इज टीचर इन रोल, विच इज एक्चुअली द सेम थिंग कि बच्चे सवाल पूछते हैं और टीचर जो है उसका रोल का जवाब देता है। And then there is this further technique of perspectives of characters. So I think ये मैंने यूज किया था जो है ना अपने खरगोश और कछुए वाली स्टोरी में। तो भाई खरगोश का क्या पर्सपेक्टिव था, वो क्या सोच रहा था जब वो रेस में गया, कि उसको पता नहीं था कि ये कछुआ हार जाएगा। तो अब जब वो रेस हार गया, जब खरगोश रेस हार गया, तो उसको कैसा फील हो रहा है। तो खरगोश को लग रहा है कि मैं अब जमाने को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, सारी उम्र मेरी, सब बोलेंगे कि खरगोश तो नालायक होते हैं, निकम्मे होते हैं, वो बीच रेस में भी सो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो इस तरीके की पर्सपेक्टिव्स जब आते हैं तो स्टूडेंट्स अपनी 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 क्लासेस में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वो सोचने पे मजबूर होते हैं, और हम समझ भी नहीं पाते हैं, बच्चे उससे ज़्यादा विजडम अपनी लाइफ में सीख जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट आर अ फ्यू थिंग्स जो कि एक लैंग्वेज क्लासरूम में यूज किया जा सकता है। वन इज रोल प्ले इन क्लासरूम। तो अगेन ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कभी कभी दिस इज व्हाट आई हैव यूज्ड इंग्लिश क्लासरूम में। हमको लगता है कि हम देखते हैं अपने आसपास की मम्मी खाना बनाती है, पापा ऑफिस जाते हैं, व्हाट इफ पापा खाना बनाते हो। तो समटाइम्स आई हैव आस्क्ड बॉयज इन माय क्लास, और मेरे बीटेक की क्लासरूम्स में ज़्यादातर बॉयज ही होते हैं, कि आप मुझे कोई किसी सब्जी की या किसी भी अपनी रीजनल डिश की रेसिपी बताएं, और बताएं कि वो कैसे बनती है। तो दिस इज वन थिंग दैट कैन बी डन। क्लासरूम में क्या इंटरेक्शन होता है उसका रोल प्ले। आई रिमेम्बर एक बार कुछ ऐसा था कि 2 स्टूडेंट्स की आपस में क्लास में झगड़ा हो गया, तो मैं हो गई थी, आर्ग्यूमेंट हो गया था। सो देन वी टुक अप दिस थिंग, और उन स्टूडेंट्स को रिवर्स रोल्स में डालकर और उनका रोल प्ले करवाया गया कि चलो ठीक है भाई, तुम आकाश हो और तुम गगन हो, तो बताओ उसने क्या बोला, एंड देन इट हेल्प्ड रिजॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम। सो रोल प्ले में क्या होता है कि स्टूडेंट्स एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ पाते हैं, डायलॉग अच्छा हो जाता है, आप अपना जो लेसन आपने पढ़ा है उसमें से भी रोल प्ले उठाकर क्लास में करवा सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स को जो है कि लेसन को सीखने में, समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है। एंड देन जब स्टूडेंट्स को एग्जाम में किसी क्वेश्चन का आंसर देना होता है तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली दे पाते हैं, बिकॉज उन्होंने बहुत एक्टिवली और बहुत आई वुड से कॉग्निटिवली उस चैप्टर को देखा और समझा होता है। Next is my pet peeve, music in classroom, activities and worksheets. So since I'm not kind of showing this from my system, तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक थी। I was teaching in an engineering college in between, और वहाँ पर स्टूडेंट्स मुझे बोलते थे, काफ़ी बच्चे तो एक्चुअली पंजाब से थे, तो मुझे बोलते थे कि मैम लिखवा लो, बोलेंगे नहीं इंग्लिश। क्यों? कि मैम बहुत झिझक होती है। अच्छा, तो
जितना उनको हमने डायरेक्ट मेथड से या ऑडियो लिंगुअल मेथड से रेस्ट्रिक्टेड कॉन्टेक्स्ट में सिखाया था, उसके बाहर somehow my students would not utter a single word. So in that case ये छोटी सी एक्टिविटी जिसने मेरी बहुत हेल्प करी वो ये थी, हमने अपनी क्लासरूम के पास में एक प्रोजेक्टर ढूंढा। आपके स्कूल्स में कंप्यूटर्स हो सकते हैं जिनकी थोड़ी सी भी बड़ी स्क्रीन होगी जो आपके क्लासरूम को नजर आ जाए, और वहां पर हमने यूट्यूब में लिरिक्स वाली वीडियो चलाई एंड मैंने सब स्टूडेंट्स को एक लाइन में खड़ा किया और उनको बोला कि ये लिरिक्स आ रही है, इनको इतना तो पढ़ पा रहे हो कि हाँ जी पढ़ पा रहे हैं, अब तुम इनको बोलो साथ साथ में। तो पहली बार में स्टूडेंट्स ने सिर्फ वो लिरिक्स देखी और म्यूजिक को सुना। सेकेंड टाइम में वो अपने आप से उनको कुछ एक शब्दों में उसके साथ बोलना था। बाय थर्ड टाइम स्टूडेंट्स could actually sing, और जब वो नहीं सिंग कर पाते थे एक्चुअली टू एवरी सिंगल स्टूडेंट और मैं उनके साथ में वो गाना गाती थी। एंड आई कैन टेल यू दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्लासरूम्स। सो एक वर्कशीट जो हमने ऐसी क्लासरूम में यूज की है वो मैं आपके साथ में शेयर कर लूंगी। आई विल शेयर इट विद द टीम टुडे एंड दे विल फॉरवर्ड इट टू यू। तो आप उस तरीके की वर्कशीट्स अपनी क्लास में बना सकते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को यूज करते हुए एक एक स्टोरी आपने अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को बांट दी और उनको बोला कि भाई इसको पंजाबी में ट्रांसलेट करो, और जब उसको पंजाबी में ट्रांसलेट करते हैं तो आप उन स्टोरीज को स्टेपल करके या उनको कवर लगाकर अपनी क्लासरूम लाइब्रेरी में रख सकते हैं। सो इस तरीके से आप काफ़ी लिटरेचर जो स्टूडेंट्स को ऑलरेडी स्टोरीज आती हैं या वो देखकर ट्रांसलेट कर रहे हैं, ऐसे करके आप अपनी क्लासरूम की पर्सनल लाइब्रेरी बना सकते हैं। सोचिए अगर आपकी क्लासरूम में 40 स्टूडेंट्स हैं और वो 2 स्टोरीज, एक जो उनको ऑलरेडी आती है और एक जो आपने उनको दी है ट्रांसलेशन के लिए, ऐसे करके अगर आप 80 स्टोरीज का एक कलेक्शन बना लेते हैं तो बन गई ना, एटलीस्ट 1 से 2 किताबों तक बन गई। सो विद टाइम विद स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, विद योर पर्सनल इंटरेस्ट, उसमें फोटोज भी इंक्लूड हो सकती हैं, उसमें क्रॉसवर्ड पजल्स भी यूज हो सकती है। सो यू कैन एक्चुअली क्रिएट एन एंटायर मैगजीन एंड आई एम श्योर आप में से काफी लोग ऑलरेडी ये सब कर रहे होंगे। सो विद दिस नोट आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो that is it from my side. If you have any questions, you may ask now. Thank you.